हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईसीए एकेडमी। मैं सुशील कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस लेक्चर में हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉ होते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में 4th लॉ होते हैं, 0th लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन क्लास में हमें क्या क्या पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा जो वो है उसमें हमने क्या देखा था, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में देखा था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में देखा था। फिर हमने क्यूएससी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में देखा था, क्यूएससी स्टैटिक प्रोसेस कैसे अकर होती है, उसका उसमें के अंदर कितने कैसे उसमें वर्क डन निकाला जाता है, उस पर बेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। तो हमें प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल पे जाके वो देख लेना, प्रीवियस लेक्चर देखना, हमारे चैनल पे जाके देखना। और आज के इस लेक्चर्स में हमने क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे कि कितने लॉज होते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में 4th लॉ होते हैं, 4 लॉ होते हैं। उसका जो फर्स्ट लॉ है वो है 0th लॉ। जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे वो है 0 लॉ, 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही फंडामेंटल और एक बेसिक मतलब थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। ये हमें क्या बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। यानी कोई दो बॉडी कितनी मतलब कितनी हॉट होंगी, इनमें टेम्परेचर के स्केल के बारे में बताता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है 0 लॉ। उसकी थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, 0 लॉ एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है। सेकंड पे हम देखते हैं, सेकंड में हमारा क्या आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है, बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ डील करता है। जो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, यानी कि एनर्जी इज नेवर बी डिस्ट्रॉय एंड नेवर बी क्रिएटेड, इट्स कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको नहीं तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में बताता है, क्या बताता है, जो फर्स्ट नंबर पे क्या बताता है कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सेकंड नंबर पे क्या बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या बताता है, इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है, मैथमेटिकल इक्वेशन बताता है हीट ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर की, यानी कैसे हीट का वर्क में ट्रांसफर होता है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसकी एप्लीकेशन, उसका इंप्लीमेंटेशन बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड नंबर पे हमें क्या बताता है, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत ही यूजफुल हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि हमें यू के बारे में बताता है। बेसिकली कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, कोई सिस्टम है, उसका हम इंटरनल एनर्जी हम क्या समझते हैं कि उस फाइनाइट वैल्यू के जो हमारा जो सिस्टम है, जो फाइनाइट मास का जो सिस्टम है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, चाहे वो एनर्जी किसी फॉर्म में, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसमें कितना हीट है, उसमें कितनी मॉलिक्यूलर एनर्जी है, वो बताता है। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सम होती है काइनेटिक एनर्जी का प्लस मॉलिक्यूलर एनर्जी का, और इसमें कितनी हीट है, ये हमें इंटरनल एनर्जी बताते हैं किसी सिस्टम की। फोर्थ नंबर पे हमें क्या कहते हैं, फोर्थ नंबर पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। हमें एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम किसके बारे में बताता है, एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट बताता है। और एंथैल्पी से हम क्या समझ सकते हैं, बेसिकली एंथैल्पी को एक्सप्लेन करना एक मतलब बड़ी मुश्किल है और टफ काम है। लेकिन हम एंथैल्पी में जो चेंज होता है ना, किसी फाइनाइट वैल्यू पे, किसी फाइनाइट मास पे हम एंथैल्पी को नहीं बता सकते, पर्टिकुलर स्टेट पे हम एंथैल्पी को नहीं बता सकते। हम किसी एंथैल्पी चेंज को बता सकते हैं किसी सिस्टम्स के लिए। तो एंथैल्पी क्या होती है कि हीट कंटेंट होती है। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी H क्या होती है, U प्लस PV, यानी इंटरनल एनर्जी और जो फ्लो वर्क है, फ्लो एनर्जी है, उसके बारे में बताता है।
और इसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है एंथैल्पी। तो यहाँ से हमने फर्स्ट लॉ में क्या देखा कि हमने क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या हमारा फर्स्ट लॉ बताता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे फर्स्ट लॉ का, उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे आगे हमारे आगे आने वाले मॉडल्स में। हम तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर पे हम क्या देखते हैं, थर्ड नंबर पे हम देखते हैं सेकंड लॉ। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हमें क्या डील करता है, हमें डायरेक्शन फ्लो के साथ बताता है, हमें गाइडलाइंस देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी जो वर्क हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में। ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट में क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्शन, यहाँ पे कंफ्यूजन की ये बात नहीं है कि जो हमारा जीरोथ लॉ था, वो हमें डायरेक्शन नहीं बताता था कि यानी हमारा जो डायरेक्शन है हीट फ्लो की वो कहाँ से कहाँ जाती है। ये सेकंड लॉ हमें बताता है कि जो डायरेक्शन है, तो हीट ट्रांसफर की, वर्क ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है वो हमें सेकंड लॉ बताता है। और जीरोथ लॉ हमें सिर्फ ये बताता है कि वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, नहीं कि दो कोई ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग पोटेंशियल में, उन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो वो क्या होगी, तो बाद में वो उसमें क्या होगा, जब कांटेक्ट में होंगे तो उसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। हमें डायरेक्शन नहीं बताता है कि वो जीरोथ लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया था। जीरोथ लॉ और सेकंड लॉ की जो जीरोथ लॉ का जो स्टेटमेंट है, जो उसका जो डिस्कवर है, जो फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया था। और बेसिकली जो इसको जीरोथ लॉ इसलिए दिए क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, यानी इसके बिना तो मतलब कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वगैरह एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। इसको फंडामेंटल मानकर इसको जीरो लॉ दे दिया, इसको थर्ड नंबर पे इसलिए नहीं रखा। तो पहले फर्स्ट और सेकंड लॉ वगैरह और ये मोस्ट पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद में हमने जीरो लॉ दिया था कि ऑलरेडी जीरो लॉ से पहले हमें सेकंड लॉ में डायरेक्शन बता देता है, हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन बता देता है, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्शन बताया नहीं बताइए। और दूसरी तीसरी बात क्या है, सेकंड बात क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो थर्मोडायनामिक्स है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है कि थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स में जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के लिए फेमस है। हमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था सेकंड लॉ ने, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब हम एंट्रोपी से क्या समझते हैं, बेसिकली एंट्रोपी से हम ये समझ सकते हैं कि जो एंट्रोपी है अपनी, एंट्रोपी क्या होती है, मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। या फिर हमें डिसऑर्डर के बारे में बताता है, यानी कोई सिस्टम है, कोई भी अपना मेटेरियल हो कितना डिसऑर्डर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना डिसऑर्डर में है। ये हमें एंट्रोपी क्या बताता है, डिसऑर्डर के बाद में रैंडमनेस के बारे में बताता है। और एंट्रोपी में एक फेमस मतलब स्टेटमेंट है, क्या है कि दी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा क्या है, हमेशा ऑलवेज ही इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, हम एंट्रोपी से मतलब क्या है कि एंट्रोपी एक मतलब क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं। यहाँ से हम एंट्रोपी को हम क्या समझते हैं, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का जो मेजरमेंट है एक मतलब माइक्रो लेवल पे होता है। एग्जैक्ट एंट्रोपी को हम बता नहीं सकते कि सिस्टम की, ये बेसिकली हम यहाँ पे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में मैक्रो लेवल पे काम करते हैं, यानी कोई सिस्टम है उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह चेंज करके देखते हैं। और जो एंट्रोपी है वो किसी सिस्टम की माइक्रो लेवल की है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे जाके हम एंट्रोपी का एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि टेम्परेचर। इसका दूसरा मतलब ये क्या है कि एंट्रोपी है, एंट्रोपी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा कोई रूम है, इस ये रूम है, ये अरेंजमेंट है, इसमें जो चीजें हैं, जो थिंग्स है वो पर्टिकुलर पोजीशन पे है। अब हम इस रूम को हम यूज करते हैं, तो इस रूम को हम यूज करते हैं, जो उसमें जो हमारे थिंग्स है, उसमें जो पोजीशन है, जो
थिंग्स की जो पोजीशन वो चेंज होगी। इसका मतलब जो पहले जो अरेंज था वो अब डिसऑर्डर होने लग जाएगा धीरे धीरे। इसमें डिसऑर्डर के इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है डिसऑर्डर। तो इसको और हम उसको अदर वे में हम समझे, कोई ऑब्जेक्ट है और सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल में क्या होगा, जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है, जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक लेव में होगा, एक रे में होगा, एक लाइन में होगा, एरे में होगा, एक में। यहाँ पे जो डिसऑर्डरनेस है वो बहुत ही कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्डरनेस है, डिसऑर्डर या अरेंज होंगे ये एटम्स मॉलिक्यूल्स सॉलिड में, बजाय जिसके जैसे हम गैस में देखते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली गैस के जो मॉलिक्यूल मोशन करेंगे। ये इसमें क्या है, ये सॉलिड है और ये गैस है, इसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा है और इसमें डिसऑर्डर कम है। तो यहां से हम देखते हैं एंट्रोपी, हम एंट्रोपी का हम देख लेते हैं। यहां उसको और समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं आइस क्यूब का। हम यहां देखते हैं आइस क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। कोई आइस क्यूब है, आइस क्यूब में जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो एक लाइन में होगा, अरेंजमेंट एक ऑर्डर वे में होगा। इसमें ये आइस है और आइस में जो एटम्स है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो वाटर आइस के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये H2O के मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में है। अब क्या है, आइस सराउंडिंग से हीट लेती है, एनर्जी लेती है, तो क्या होगा ये, तो इसकी जो लिक्विड में होगा, तो लिक्विड में जो एटम्स के जो मॉलिक्यूल, जो H2O के मॉलिक्यूल्स है वो डिसऑर्डर में होंगे कंपेयर टू सॉलिड आइस के। ये लिक्विड है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब क्या है, इसमें जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हम ये बोलना मतलब सही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है, ये कहीं मतलब ये मतलब पर्टिकुलर पोजीशन में डिपेंड करता है कि कभी ये सही है, कभी ये गलत हो सकता है। सिस्टम की एंट्रोपी है, कभी ये बढ़ सकती है, कभी डिक्रीज हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी को हम एक्सप्लेन नहीं कर, सिस्टम की एंट्रोपी को हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं कि यूनिवर्सल लेवल पर देखते हैं, हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात करते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ऑलवेज इंक्रीज होती है। तब ये स्टेटमेंट आया था कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि किसी सिस्टम को ये बताना कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, उसका डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, ये गलत है। जैसे कैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ऑर्डर है, ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, गैस है, ये सॉलिड में भी चेंज होगा। तो उसमें क्या हो गया, गैस के कंपेरिजन, गैस में जो रैंडमनेस थी, जो डिसऑर्डर था, ये गैस है, लिक्विड है, इस गैस में जो मॉलिक्यूल्स का जो डिसऑर्डर था वो सॉलिड से क्या हुआ, सॉलिड से तो ज्यादा है पर गैस में ज्यादा है, यानी यहाँ पे डिसऑर्डर ज्यादा है, बट सॉलिड में तो कम है ना। गैस को कंडेंस करके हम क्या सॉलिड में ला सकते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ कि एंट्रोपी क्या हुई, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम गैस से अगर हम सॉलिड में आते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब पर्टिकुलर सिस्टम की बताना मतलब ये सही नहीं है कि ऑलवेज इंक्रीज होती है। लेकिन हाँ, इसमें ये स्टेटमेंट सही है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है उसकी जो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे सिस्टम की नहीं कह सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सॉलिड है, सॉलिड है, उसके जो एटम्स अरेंज होंगी, ये एटम अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होंगे। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसमें डिसऑर्डरनेस नहीं होगी। अब क्या होता है कि जो एटम्स है, सॉलिड में एटम्स है, ये बॉन्ड से बंधे होते हैं, इनकी क्या होगा, इसमें लैटिस वाइब्रेशन होगा, ये किसी पर्टिकुलर लैटिस में होंगे। और इसमें जो एनर्जी कंटेंट होगी, इसमें एनर्जी होगी, वो किस फॉर्म में होगी, वो लैटिस एनर्जी में फॉर्म में होगी, वाइब्रेशन एनर्जी फॉर्म में होगी। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि एंट्रोपी है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसका जो इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, उसके एप्लीकेशन वगैरह हम देखेंगे सेकंड लॉ में।
और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या हमें बताता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो होती है। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फोर्थ नंबर पे हम क्या देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या बताता है कि एंट्रोपी जीरो होगी कब, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। यानी कि कोई प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल को हम कंसीडर करें, किसी प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल को हम कंसीडर करें तो उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उस मटेरियल की एंट्रोपी जीरो होगी। ये कहता है, ये क्या कहता है, द एंट्रोपी बिकम जीरो जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये हमें थर्ड लॉ बताता है। अब थर्ड लॉ बताने के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को समझना होगा, तो जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है वो हमें जीरोथ लॉ से पता चलता है। तो अब हम जीरोथ लॉ और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का वो देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है। बेसिकली हम टेम्परेचर से हम क्या समझ सकते हैं, टेम्परेचर एक मेजरिंग यूनिट होती है किसी भी बॉडी की हॉटनेस को मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट यूनिट होती है। यानी कोई बॉडी कितनी हॉट है, कितनी गर्म है, वो हमें टेम्परेचर से पता चलता है कि इसमें कितना, मतलब इसका कितना गर्म है, उसमें कितनी है। तो ये हमें उसकी जो क्वांटिटी है उसको पता करने के लिए हम टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर स्केल दिया गया और उसको मापने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट दिया गया, वो है थर्मोमीटर है। तो बेसिकली टेम्परेचर से हम समझते क्या है कि कोई बॉडी है उसमें कितना हीट कंटेन है, उसमें कितनी एनर्जी है और किस फॉर्म कितनी एनर्जी है, उसमें कितना हीट है। तो हम टेम्परेचर से हम क्या समझ सकते हैं, टेम्परेचर से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट यूनिट है, एक मेजरिंग यूनिट है, मेजरिंग यूनिट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एनी सब्सटेंस। और टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर हम क्या समझते हैं कि टेम्परेचर से हम ये समझ सकते हैं कि उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट में कितनी हीट कंटेंट है, हीट कंटेंट के बारे में समझ सकते हैं। यहां से इसमें कितनी हीट है, तो टेम्परेचर क्या होता है, वैसे इसमें कितनी हीट है वो पता चलेगा। और हीट से क्या मतलब है, हीट से हम क्या समझ सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, रिजल्ट है किसी काइनेटिक एनर्जी का। तो हम इसको समझने के लिए क्या देखते हैं कि कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स फिल है, इसमें फाइनाइट वैल्यू है कितने गैस के मॉलिक्यूल्स फिल है। और ये गैस के मॉलिक्यूल्स पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर्ड में होते हैं और वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। रैंडमली मोशन करेंगे, मोशन करेंगे रैंडमली, इनके मोशन से क्या होगा, कोलिजन होगा, इसके मोशन से इनमें कोलिजन होगा और कोलिजन से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स इस बॉल को देंगे, इस कंटेनर इस बॉल को देंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर किसमें होंगे, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे जो कि यही है वो ट्रांसफर किसमें होगी, हीट में। और इस कंटेनर और जो इससे क्या होगा, इस कंटेनर की जो वॉल है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या उसकी जो इस हीट से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये गर्म होगा। तो हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि जो टेम्परेचर है टेम्परेचर इज ए रिजल्ट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules constituting in material या कोई सब्सटेंस। यानी कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका रिजल्ट टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर देख सकते हैं। और टेम्परेचर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो थर्मामीटर है।
जो हमें जो थर्मामीटर दिया, जो थर्मल टेम्परेचर स्केल है वो हमें यहाँ पे दिया गया था, किसका टेम्परेचर स्केल जो दिया गया था, और इसकी इस बिहेवियर के हिसाब से दिया था, इसकी एवरेज काइनेटिक बिहेवियर एनर्जी के हिसाब से। अब हम क्या देते हैं, जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या बोलता है, बेसिकली क्या है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, जो हमें जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल लॉ है जीरोथ लॉ, जो हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी दो बॉडी है, मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी किसी तीसरी बॉडी थर्ड बॉडी के साथ सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, ये आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ये क्या कहता है, ये जीरोथ लॉ बोलता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम से हमने पहले देखा था क्या होता है कि कोई थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि कोई दो बॉडी ए है, बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर ए है, इसका टेम्परेचर बी है, तो टेम्परेचर इफ टेम्परेचर ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर बी, तो जो एनर्जी होगा, मास होगा, तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर किसमें होगी, ए से बी में होगी। तो जहां पर एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी, कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक उनका फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी। इस कंडीशन में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ से हम थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ देखते हैं। जीरोथ लॉ बेसिकली फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया था, जो हमें क्या बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है।